हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस हफ्ते के फ्यू मिनट सीरीज में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा केस जिसके बाद एनवायरमेंटल लॉ से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के रोल को बहुत ज़्यादा सराहा गया, बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ हुई और साथ ही साथ एनवायरमेंटल इश्यूज के लेके जो जुडिशरी की एक्टिविज्म था या जुडिशियल एक्टिविज्म था वो एक अलग ही लेवल पे हमें नज़र आता है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म को एक नई डायरेक्शन देने वाला केस एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें जजमेंट 1987 में आई थी बट केस को हम 1986 से रेफर करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यूपीएससी 2023 के मेंस के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा, जहाँ पे आपको एक फ्लेक्सिबल 12 टेस्ट का ऑप्शन मिलने वाला है। 8 सेक्शनल 4 फुल लेंथ टेस्ट। आप अपने शेड्यूल के हिसाब से, अपने प्रिपरेशन लेवल्स के हिसाब से इस टेस्ट सीरीज को कभी भी लिख सकते हो और इसका जो आपका एवेल्युएशन होगा उसके साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन का एक डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन दिया जाएगा और वो डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन में आपको अप्रोच बताई जाएगी आंसर लिखने की, कीवर्ड्स फिट करने की, समझने की, स्ट्रक्चर की और कैसे एग्जाम्पल्स केस स्टडीज के साथ आपने एक बेहतर आंसर बना देना है, ताकि आपकी आंसर राइटिंग का जो ये नेक्स्ट 2.5 मंथ्स का जो एक फेज होना चाहिए बिफोर प्रीलिम्स 2023 वो आप एक बार कवर कर लें और उसके बाद का आप प्रीलिम्स के बाद भी कर सकते हैं। तो इस कोर्स को आप बहुत ही नॉमिनल जो वैल्यू है उस पर 6999 पे अवेल कर सकते हैं। चलिए केस की तरफ बढ़ते हैं। तो केस है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। शुरू करते हैं। श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स जो दिल्ली बेस्ड कंपनी है उसके कई सारे कॉस्टिक, क्लोरीन और ओलियम के प्लांट्स हैं और ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो हैं केमिकल्स बनाते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए। डाइज में यूज होता है, ये टेक्सटाइल में यूज होता है और इन ओलियम गैस जो यहाँ पे है दैट इज बेसिकली H2S2O7 जिसको पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है और ये बहुत ही लीथल गैस है, बहुत ही कोरोजिव गैस है और इसके एक्सपोज होते ही आपके बायोलॉजिकल इफेक्ट्स आपकी बॉडी के ऊपर, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स पड़ने लग जाते हैं। अब ये जो यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे थे ये दिल्ली के अंदर स्थित थे, बहुत सालों से ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया कीर्ति नगर के अंदर ये बेस्ड थे। अब सुप्रीम कोर्ट के एक अटॉर्नी और एनवायरमेंटल लॉयर उस वक्त के महेश चंद्र मेहता जी या एमसी मेहता जी एक रिट पिटिशन फाइल करते हैं अंडर आर्टिकल 32, ये कहते हुए कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। आपको याद होगा अगर आपने पॉलिटी में आर्टिकल 32 पढ़ा है जिसको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा जाता है, उसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं अगर किसी भी फंडामेंटल राइट की वायलेशन आपको नजर आती है। तो यहाँ पे एमसी मेहता साहब का ये कहना है कि आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द पीपल लिविंग अराउंड दीज फैक्ट्रीज वाज बीइंग वायलेटेड बिकॉज ये यूनिट्स बहुत ही ज़्यादा हाईली डेंजरस केमिकल से डील कर रहे थे और ये चाहते थे कि इन हैजार्डस केमिकल्स से डील करने वाले यूनिट्स को शट डाउन कर दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट ऐसा निर्देश दे ताकि लोगों के फंडामेंटल राइट्स को बचाया जा सके। जब ये पिटीशन डाली गई उसी दौरान ओलियम गैस लीक हुई पहली बार उन्हीं प्लांट्स में से किसी एक प्लांट में जहां पे जिसकी वजह से एक आदमी की डेथ भी हुई और काफ़ी सारी इंजरीज भी हुई कई और लोगों को। और ये पाया गया कि वो जो ओलियम गैस का लीक था वो कोई स्ट्रक्चरल फॉल्ट की वजह से हुआ था। उसके बाद दिल्ली लीगल एड एडवाइस बोर्ड, दिल्ली बार एसोसिएशन ने एप्लीकेशंस फाइल की लोगों के तरफ से जो लोग उससे प्रभावित थे, अफेक्टेड थे, और उनकी तरफ से कंपनसेशन की डिमांड की फ्रॉम श्रीराम फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। अब इस दौरान ये जो एक्सप्लोजन हुआ था, जो लीकेज हुआ था, मैंने आपको बताया कि वो स्ट्रक्चर फॉल्ट था, इसका मतलब उन लोगों की गलती थी इसके अंदर। फिर जैसे ही ये एप्लीकेशन डाली गई या कंपनसेशन की एप्लीकेशन गई, दोबारा एक और गैस लीक हुआ और ये गैस लीक इसलिए हुआ क्योंकि ओलियम गैस जो था वो जो पाइप थी ओलियम गैस की पाइपलाइन उसके जॉइंट्स में से लीक हो गई और दोबारा ये इतना ज़्यादा एविडेंट हो गया कि हमें क्या करना चाहिए, कोई ऐसा एक्शन लेना चाहिए जिसके तहत हम इसका कॉम्पनसेशन लोगों तक पहुंचा सके। अब 3 जज का बेंच बैठा था सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर के क्लोजर वाली जो एप्लीकेशन थी कि इनको क्लोज कर दिया जाए, उसके जवाब में ये कहा कि इन्हें क्लोज तो नहीं करेंगे लेकिन इन पे कुछ सर्टेन सेफ्टी कंडीशंस लगाने के बाद इन्हें दोबारा ऑपरेट करने दिया जाएगा।
लेकिन कंपनसेशन के रिगार्डिंग जो एप्लीकेशंस थी वो एक 5 जज के बेंच के पास रेफर की गई, और उस 5 जज के बेंच के हेड थे उस वक्त जस्टिस पीएन भगवती। जस्टिस पीएन भगवती को इंडिया के अंदर पीआईएल यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का पाइनियर भी के रूप में भी देखा जाता है, और वो बहुत ही जुडिशियल एक्टिविज्म के अंदर एक इन्वॉल्व जज माने जाते हैं। तो इस केस के अंदर क्या क्या इश्यूज हमारे सामने आते हैं। सबसे पहला, सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 32 के अंदर कितनी ज्यूरिसडिक्शन है, यानी कि किस हद तक आप जा सकते हो आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास। बिकॉज एप्लीकेशन जो थी कि कंपनसेशन देना चाहिए इन लोगों को जो अफेक्ट हुए हैं इस गैस लीक के हादसे से, वो आर्टिकल 32 के अंडर ही ले जाई गई थी। दूसरा, क्या आर्टिकल 21 श्रीराम फूड्स और फर्टिलाइजर्स के ऊपर लग सकता है? क्यों? क्योंकि आर्टिकल 12 में स्टेट की जो परिभाषा है या स्टेट की जो डेफिनेशन है उसके अंदर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स आती थी, लेजिस्लेचर्स ऑफ द सेंटर एंड स्टेट आते थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो आती थी, लोकल बॉडीज पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज आती थी, और स्टेट की बनाई गई या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज आती थी। लेकिन श्रीराम फूड्स एंड फर्टिलाइजर्स अपने आप में एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज नहीं थी। तो हमें पता है कि आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन है, और अगर आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अगर स्टेट ले जाता है आपका, तो आप उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। लेकिन क्या श्रीराम फूड्स के अगेंस्ट जा सकते हैं, ये सवाल। तीसरा सवाल है कि कितनी लायबिलिटी होनी चाहिए एक एंटरप्राइज की जो हैजार्डस इंडस्ट्री है, यानी कि जिसमें हार्मफुल केमिकल से डील किया जाता है, और जब एक्सीडेंट होता है तो कितना उनको जिम्मेदार ठहराना चाहिए, किस हद तक। अब इस केस के अंदर श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर ने ये आर्ग्यूमेंट दिए। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि ओरिजिनल रिट पिटीशन कौन सी थी, जो एमसी मेहता जी वाली थी, उसके अंदर कंपनसेशन का कोई क्लेम नहीं था। और क्योंकि ओलियम गैस का लीक जो है वो कंपनसेशन के ओलियम गैस का जो लीक है वो उस रिट पिटीशन के दायर होने के बाद की हुआ, तो इसका मतलब कि उन्होंने अगर रिट पिटीशन में ही अमेंडमेंट किया होता, यानी ओरिजिनल रिट पिटीशन को अमेंड करके डाल दिया होता कि अब हमको कंपनसेशन भी चाहिए, तो बात ठीक थी। लेकिन ये जो दूसरी कंपनसेशन वाली रिट थी वो आर्टिकल 32 के अंडर नहीं थी। इसी वजह से ये कहना चाहते थे श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर कि इसको आप आर्टिकल 32 के अंडर ना सुने। दैट मीन्स डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का ये अप्रोच ना हो। दूसरी चीज, कोर्ट के बारे में ये कहा कि कोर्ट को आर्टिकल 12 की डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए हमारी प्राइवेट कॉरपोरेशन को स्टेट की परिभाषा के अंदर, यानी कि जिस आर्टिकल 12 के अंदर बताया गया है कि स्टेट यानी कि गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की कोई एजेंसी होता है, उस आर्टिकल के हिसाब से ही डील करना चाहिए। जबकि श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर एक प्राइवेट एजेंसी है, उसके ऊपर ये वाले फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन अप्लाई नहीं होनी चाहिए। तो प्राइवेट कॉर्पोरेशंस फंक्शन अंडर रेगुलेटरी लॉ, बट इट डज नॉट मीन दैट कॉर्पोरेशन इज लाइक अ स्टेट कॉर्पोरेशन। स्टेट मतलब गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेशन नहीं। पिटिशनर्स का क्या कहना था? पिटिशनर्स का कहना था कि देखिए, ये जो श्रीराम फर्टिलाइजर्स है इसने एक साइजेबल अमाउंट ऑफ लोन, लैंड, बहुत सारी फैसिलिटीज जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से अपने पास ली थी। मींस उन्होंने कई सारे लोन लिए थे गवर्नमेंट से, काफ़ी ज़मीनें ली थी गवर्नमेंट की, और कई सारे उनको फैसिलिटीज दिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। सो इवन इफ अ प्राइवेट एक्टिविटी, इफ इट इज सपोर्टेड, रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, इट शुड बी सब्जेक्ट टू द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एट द स्टेट। इसका मतलब श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा, लोन्स के द्वारा, लैंड के द्वारा सपोर्टेड था, इसीलिए उसे एक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह डील करना चाहिए। अब आते हैं जजमेंट पे। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में क्या कहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। सबसे पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई साहब देखिए, अगर कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल हमारे पास आता है, अगर वो चाहता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स जो वायलेट हुए हैं उसकी वो रेमेडी चाहता है, तो वो हमारे पास आ सकता है। अब चाहे वो रेगुलर रिट पिटीशन के थ्रू आए, मतलब अंडर आर्टिकल 32, और इवन इफ दैट इज थ्रू अ लेटर दैट इज एड्रेस टू द कोर्ट। इसका मतलब कोई अगर ऐसा बंदा है जिसको कोर्ट के प्रोसीजर्स नहीं पता है, लेकिन वो अपने फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करवाने आया है कि उन्हें अप्लाई होना चाहिए, तो वो चाहे लेटर लिख के आ जाए कोर्ट को, मतलब थोड़ा सा प्रोसीजरल जो है वो लीनियंसी दिखाई यहाँ पे। दूसरी चीज यहाँ पे कही कि इंडिविजुअल जज को भी अगर लेटर लिखा जाए,
उसको भी कोर्ट अपने पास अंडर एडवाइजमेंट ले सकता है, उसे भी एंटरटेन कर सकता है, खास तौर पे तब जब वो किसी अन या डिसप्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी की तरफ से आता है, चाहे वो वुमेन है, चाहे वो चिल्ड्रन है, चाहे वो एक क्लास ऑफ डिसएडवांटेज सिटीजन है। अगर उनके बिहाफ पे कोई ऐसा लेटर आता है सुप्रीम कोर्ट के पास, जुडिशरी के पास, तब भी वो उस केस को कंसिडर कर सकते हैं, उस प्ली को एंटरटेन कर सकते हैं। तो इन्होंने वाइड कर दिया स्कोप, जो कि पीआईएल या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर आता है। अब आर्टिकल 32 के अंदर यह भी कहा गया कि आर्टिकल 32 के अंदर जो कोर्ट की पावर है वो अनलिमिटेड है और उसे कोर्ट अपने हिसाब से एक्सपेंड भी कर सकता है। इसका मतलब अगर फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स नहीं हो पा रहे हैं स्टेट के द्वारा या फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो जुडिशरी या सुप्रीम कोर्ट उसको एनफोर्स करने की नई नई स्ट्रेटजी या नई नई रेमेडीज भी बना सकता है। मतलब अपने आप को एक एक्टिव रोल प्ले करने के लिए वो यहां पोजीशन कर रहे हैं, जिसको हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। जहां सरकार यानी कि लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव फेल हो रहा है, वहां जुडिशरी एक्टिवली डिसाइड कर सकता है। ध्यान रखना, इस जजमेंट से पहले तक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो पास नहीं हुआ था, यानी इस केस से पहले तक, इस जजमेंट के दौरान ही एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है वो पास हुआ था। तो आप ये देखेंगे कि इस जजमेंट से सीख लेते हुए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ने अपने एक्ट के अंदर पार्लियामेंट में बहुत सारे क्लॉजेस ऐड किए गए थे। आर्टिकल 32 के अंदर जो पावर थी वो नॉट ओनली फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की थी, पर वो फंडामेंटल राइट्स के ब्रीच के अगेंस्ट रिलीफ प्रोवाइड करने की थी। इसका मतलब कंपनसेशन प्रोवाइड करने की भी थी। तो यहां पे आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्शन दे सकता है किसी को कि वो कंपनसेशन प्रोवाइड करे उन लोगों को जिनको नुकसान पहुंचा है उनकी तरफ से। दैट मींस इट हैज गॉन इन द फेवर ऑफ द पिटिशनर्स। आर्टिकल 21 के अंडर बिल्कुल एक्सेप्टेबल है कि कंपनसेशन अवॉर्ड किया जाए, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो थे, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लोगों के वायलेट हो रहे थे। जो लोग उस लोकेलिटी में रहते थे, जो उस इलाके में रहते थे, उनको एक हेल्दी और पीसफुल लाइफ जीने का फंडामेंटल राइट था, जो कि एट रिस्क हो गया क्योंकि वहां पे फैक्ट्री बनी हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। आर्टिकल 12 की बात हुई थी, जहां पे कहा गया था कि आर्टिकल 12 की डेफिनेशन में, स्टेट की डेफिनेशन में श्रीराम फर्टिलाइजर नहीं आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई साहब, जो प्राइवेट कॉरपोरेशन बहुत ऐसे लेवल पे काम कर रहे हैं, ऐसे स्केल पे काम कर रहे हैं, जिनका लोगों की लाइफ और हेल्थ को अफेक्ट करने का पोटेंशियल है, जो ऑर्गेनाइजेशन लोगों की लाइफ और हेल्थ को अफेक्ट कर सकती हैं, या जिन ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो लोगों की लाइफ और हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन आर्टिकल 12 के अंडर इंक्लूड होंगी और उनको भी इंक्लूड किया जाएगा अगर हमने सुप्रीम कोर्ट से रेमेडी लेनी है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली यहां पे प्रिंसिपल आता है एब्सोल्यूट लायबिलिटी का। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मतलब हम समझते हैं। इससे पहले रायलैंड वर्सेस फ्लेचर यूएस की सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी, वो रूल चलता था और उसके अंदर रूल चलता था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब है कि अगर मैं एक पर्सन की बात करता हूं, पर्सन ए ने कोई ऐसा या तो बिजनेस स्टार्ट किया है या फैक्ट्री स्टार्ट की है या कोई ऐसा मटेरियल स्टोर किया है जो डेंजरस है उस के अलावा बाकी लोगों के लिए। मान लीजिए पर्सन ए का ये लैंड है, ये जमीन है, इस जमीन के ऊपर उसने कोई भी डेंजरस मटेरियल स्टोर किया है, तो अगर उस डेंजरस मटेरियल की वजह से इस जमीन के बाहर किसी को नुकसान पहुंचता है, लॉस पहुंचता है, तो उसके लिए ए को कंप्लीटली जिम्मेदार ठहराया जाएगा और सारा का सारा कंपनसेशन उससे लिया जाएगा। ये होती थी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल जो 1886 में थी, ऑलमोस्ट 100 इयर्स बिफोर दिस जजमेंट। इसी को सुप्रीम कोर्ट भी अभी तक कंसिडर करता था 1986 से पहले। लेकिन इस मामले में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या होता था, कुछ एक्सेप्शंस होते थे। एक्सेप्शंस कैसे? एक्सेप्शंस यानी कि एक्ट ऑफ गॉड। अब मान लीजिए इस बंदे ने क्या किया, एक बहुत ही डेंजरस केमिकल स्टोर किया हुआ है, ठीक है, एक टैंक में स्टोर किया हुआ है। अब उस टैंक में
क्या होता है कि बहुत बड़ा जो है अर्थक्वेक आ जाता है। अर्थक्वेक के आने के बाद वो टैंक से जो मटेरियल है लीक हो जाता है, या बारिश पड़ जाती है, ज़्यादा बारिश पड़ने की वजह से जो टैंक है ओवरफ्लो हो जाता है और जो एक केमिकल्स है वो लीक हो जाते हैं बाहर की तरफ। तो ये बंदा ए, जिसका ये ज़मीन थी या जिसकी ये हार्मफुल केमिकल्स की फैक्ट्री या स्टोरेज यूनिट था, वो बच सकता था लायबिलिटी से। क्यों? क्योंकि ये बारिश की वजह से हो रहा है, एक्ट ऑफ गॉड से हो रहा है ना। या अगर ऐसा होता कभी कभी कि जो बंदा यहां से यहां आ रहा है, ए से इधर आ रहा है, सॉरी बी से बाहर वाले पॉइंट से ए की तरफ आ रहा है, उसने कोई वार्निंग साइन था नहीं पड़ा कि यहाँ पे केमिकल्स हैं, यहाँ पे केमिकल्स थे, उसने वार्निंग साइन नहीं पड़ा। अगर बी ने नहीं पढ़ा, गलती से वो किसी ऐसे केमिकल के कांटेक्ट में आ गया, तब भी ए की लायबिलिटी नहीं होती थी। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के एक्सेप्शंस हुआ करते थे, ऐसे 7-8 एक्सेप्शंस थे, जिस केस में अगर नेचुरल कॉजेस की वजह से अगर ए की गलती ना हो, जानबूझ के उसने कुछ भी नहीं किया है, सब कोड फॉलो किए, सारे लॉज फॉलो किए, तब वो लायबल नहीं होता था। लेकिन अब एब्सोल्यूट लायबिलिटी में सुप्रीम कोर्ट एक कदम आगे गए। उसने क्या कहा? उसने एब्सोल्यूट लायबिलिटी यानी कि नो फॉल्ट लायबिलिटी का कंसेप्ट। इसका मतलब इफ एनी पर्सन अंडरटेक्स एनी एक्टिविटी which can be dangerous to the life and property of others, then such person is bound to pay compensation for any unfortunate incident. अगर उसकी गलती से वो इंसिडेंट हुआ है या नहीं हुआ है, अगर उसने सारे कोड, सेफ्टी कोड फॉलो भी किए हैं, अगर उसने सारे लॉज फॉलो भी किए हैं, तब भी अगर कोई एक्सीडेंट होता है और दूसरे लोगों की लाइफ अफेक्ट होती है, तो उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा। ही और शी विल बी हेल्ड लायबल फॉर दैट। तो इंडस्ट्रीज कैनॉट एस्केप लायबिलिटी बाय साइटिंग रीजंस कि हमने तो भी सारे प्रोसीजर फॉलो किए थे। क्योंकि जिस वक्त तुमने एक हैजार्डस इंडस्ट्री को रेजिडेंशियल एरिया में बनाने की डिसीजन ली, उसी वक्त तुमने ये लायबिलिटी अपने सर पे ले ली थी कि अगर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है, अगर कोई लीकेज का इंसिडेंट होता है, तो तुम लायबल ठहराए जाओगे। इसीलिए या तो इंश्योरेंस लेके रख लो या कंपनसेशन देने के लिए हमेशा तैयार रहो, इवन इफ इट इज नॉट बाय योर मिस्टेक। ये होता है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो आप समझ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्लॉज एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्लॉज। नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि इंडिया के अंदर एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्लॉज लगेगा। ये भारत पहला देश था जहां पे ऐसा एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्लॉज लगा, और इसको फॉलो करते हुए बाकी कई देशों ने इस क्लॉज को आगे इंक्लूड किया है। तो ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एनवायरनमेंट लॉ के रिलेटेड। एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जिसे आप साइट कर सकते हैं, जिसमें आपको जिम्मेदारी उठानी होगी अगर आप लोगों की जान से खेलते हैं और साथ ही साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं, लोगों की हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट।